नमस्ते। आज की इस गहन चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल, और आज का विषय सच में बहुत मजेदार होने वाला है। है ना? पूरे उत्साह के साथ हम आज एक बहुत ही शानदार और हमारे आसपास हर पल मौजूद रहने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो सोर्स मटेरियल है, उसमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ बेहद रोचक नोट्स और स्लाइड्स शामिल हैं। और इस पूरी सामग्री का जो केंद्र है वो बहुत ही बुनियादी है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो रोशनी का सफर, उसका टकराना और उसका मुड़ना। तो रोशनी की इस कहानी की शुरुआत करते हैं उसके सबसे बुनियादी स्वभाव से। स्रोत सामग्री के अनुसार एक बहुत ही अहम तथ्य ये है कि प्रकाश हमेशा बिल्कुल सीधी रेखाओं में सफर करता है। जिसे विज्ञान की भाषा में प्रकाश किरण कहा जाता है। हाँ, और जब ऐसी बहुत सारी किरणें एक साथ एक झुंड में चलती हैं तो उसे किरण पुंज या बीम कहते हैं। सही। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे आसपास बनने वाली परछाइयां। मतलब अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, जरा सोचिए, अगर रोशनी सीधी रेखा में चलने की बजाय हवा की तरह मुड़ना जानती तो क्या होता? तो फिर तो शायद हमारी परछाई कभी बनती ही नहीं। एग्जैक्टली। रोशनी हमारे शरीर के इर्द गिर्द से घूमकर पीछे की तरफ चली जाती। प्रकाश का ये सीधा चलना ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। वो रास्ते में आने वाली किसी भी अपारदर्शी चीज को पार नहीं कर सकता, नहीं उसके बगल से मुड़ सकता है। और जब ये सीधा चलता हुआ प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड में प्रकाश कितनी सटीकता और कड़े अनुशासन के साथ इन नियमों का पालन करता है। तो क्या रोशनी के टकराकर लौटने के भी कुछ पक्के नियम हैं? जैसे अगर हम किसी गेंद को दीवार पर मारे? बिल्कुल वैसा ही। परावर्तन के दो बहुत ही कड़े नियम हैं जो हमारे स्रोत में स्पष्ट रूप से समझाए गए हैं। अच्छा। पहला नियम यह है कि जिस कोण या एंगल से रोशनी किसी सतह पर टकराती है, जिसे आपतन कोण कहते हैं, वो हमेशा उस कोण के बिल्कुल बराबर होता है जिससे रोशनी वापस लौटती है, यानी परावर्तन कोण। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक टेनिस बॉल को सामने की दीवार पर बिल्कुल सीधा मारेंगे तो वो सीधे आपके पास वापस आएगी। लेकिन अगर उसे तिरछा मारेंगे तो वो दूसरी तरफ उसी तिरछेपन के साथ जाएगी। प्रकाश बिल्कुल इसी नियम का पालन करता है। ये तो बहुत ही तार्किक है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जो किरण शीशे पर आ रही है, जो किरण शीशे से टकराकर वापस जा रही है, और जहां किरण टकराई है वहां अगर हम एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचें, जिसे अभिलंब कहते हैं, बिल्कुल, ये तीनों हमेशा एक ही समतल पर मौजूद होते हैं। मतलब एक ही प्लेन में। हाँ, कल्पना कीजिए कि ये तीनों एक ही कागज के पन्ने पर खींची गई रेखाएं हैं। वे कभी भी उस पन्ने के बाहर या अंदर की तरफ नहीं भागेंगी। प्रकृति का अपना एक ज्यामितीय खेल चल रहा है। और प्रकाश कभी भी इन नियमों को नहीं तोड़ता। ये वाकई कमाल का अनुशासन है। अब जब सतह से टकराने और दर्पण की बात आई ही गई है तो हमारे नोट्स में उन दर्पणों का जिक्र है जो बिल्कुल सीधे या सपाट नहीं होते। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स। हाँ, और इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है, एक चम्मच का। चम्मच का उदाहरण बहुत ही सटीक है। मतलब एक आम चम्मच से हम फिजिक्स कैसे समझ सकते हैं? ये एक शानदार घरेलू प्रयोग है। अगर एक नया चमकदार चम्मच लें तो उसके दो अलग अलग हिस्से दो अलग अलग दर्पणों की तरह काम करते हैं। मैंने भी इसे देखा है। चम्मच का जो हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ या गड्ढे वाला होता है, जिससे हम सूप पीते हैं, उसे अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जो हिस्सा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यानी चम्मच का पिछला हिस्सा, उसे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बिल्कुल। और इन दर्पणों को गहराई से समझने के लिए हमें उस काल्पनिक गोले की कल्पना करनी होगी जिसका ये चम्मच या दर्पण एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा कांच का खोखला गोला है, एक बहुत बड़ा कांच का बुलबुला। हाँ, अब अगर उस बुलबुले का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें तो वो टुकड़ा एक मुड़ा हुआ शीशा बन जाएगा। इस मुड़े हुए शीशे के बिल्कुल बीचों बीच के बिंदु को ध्रुव या पोल कहते हैं। और वो जो बड़ा सा कांच का बुलबुला था, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या भी होती है ना? हाँ, उस गोले की त्रिज्या। और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, यानी चम्मच के अंदर वाले गड्ढे वाले हिस्से की, जिसे स्रोत में अभिसारी दर्पण भी कहा गया है, कन्वर्जिंग मिरर, आंतर किरणों को इकट्ठा करके एक ही बिंदु पर मिला देता है। और इसी जादुई बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं।
रोशनी को एक ही जगह केंद्रित कर देने की इसी ताकत की वजह से इंजीनियरिंग में इसका बहुत शानदार इस्तेमाल होता है। सोचिए, जब बहुत दूर तक रोशनी फेंकनी हो, जैसे टॉर्च में। बिल्कुल, या गाड़ियों की हेडलाइट में। बिल्कुल, वहां हम बल्ब को बिल्कुल उसी फोकस वाले बिंदु पर रख देते हैं। रोशनी बल्ब से निकलकर उस मुड़े हुए शीशे पर टकराती है और शीशा उन सारी किरणों को एक साथ एक मजबूत बीम में बदलकर आगे फेंक देता है। ये तो गजब की तकनीक है। मतलब हम रोशनी की बिखरी हुई ताकत को एक जगह समेट रहे हैं। मैंने नोट्स में ये भी देखा कि सौर भट्टियों में भी इसी का इस्तेमाल होता है। सोलर फर्नेस। हाँ, वहाँ बड़े बड़े अवतल दर्पण सूर्य की अनंत किरणों को एक ही जगह केंद्रित कर देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। और दूसरी तरफ हमारे पास उत्तल दर्पण है, जो चम्मच के बाहरी उभरे हुए हिस्से जैसा होता है। को सिकुड़ना नहीं, बल्कि उसे फैला देना है, डाइवर्ज करना। हाँ, जब किरणें इस उभरे हुए शीशे पर पड़ती हैं तो वे बाहर की तरफ बिखर जाती हैं। ये दर्पण हमेशा सीधा और असल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उपयोग हम हर दिन देखते हैं, हमारी कारों के रियर व्यू मिरर में। बिल्कुल, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात समझ में आती है कि जरूरत के हिसाब से रोशनी को सिकुड़ना या फैलाना ही इंजीनियरिंग का असली कमाल है। सड़क पर चलते समय हमें पीछे की एक बहुत बड़ी और चौड़ी जगह को एक छोटे से शीशे में देखना होता है। अगर वहां सीधा शीशा लगा देंगे तो सिर्फ अपने ठीक पीछे वाली एक ही गाड़ी दिखेगी। लेकिन ये उभरा हुआ उत्तल दर्पण पीछे के पूरे नजारे को सिकोड़कर एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र दे देता है, अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। यही इसका असली फायदा है। ये एक बहुत बड़ा और रोचक विरोधाभास भी है। एक ही कार में आगे का अंधेरा चीरने के लिए रोशनी को सिकोड़ने वाला अवतल दर्पण हेडलाइट में लगा है, और उसी कार में ड्राइवर के बगल में पीछे का चौड़ा रास्ता देखने के लिए रोशनी को फैलाने वाला उत्तल दर्पण लगा है। इंजीनियरिंग और प्रकृति का अद्भुत मेल है ये। लेकिन क्या इन दर्पणों को बनाने के लिए सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है या इसके पीछे कोई ठोस गणित भी है? अंदाजा बिल्कुल नहीं चलता। स्रोत हमें बताता है कि इन दर्पणों के लिए एक खास दर्पण सूत्र होता है, मिरर फॉर्मूला। हाँ, 1/v + 1/u = 1/f। ये गणित एक तरह का पक्का संतुलन है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये फॉर्मूला हमें बिना कुछ देखे ही बता सकता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिल्कुल बता सकता है, और ये भी कि वो कितना बड़ा या छोटा होगा। आवर्धन के जरिए। हाँ, मैग्निफिकेशन, इसका भी एक सूत्र है। और इन सब गणनाओं को सही रखने के लिए विज्ञान में एक चिन्ह परिपाटी होती है, साइन कन्वेंशन। सही, ये ग्राफ की तरह काम करती है। इसका कड़ा नियम यह है कि बिंब या वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए यू हमेशा ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। तो ये गणित हमें एक तरह की दूरदृष्टि देता है। दर्पणों की ये दुनिया तो कमाल की है, जो रोशनी को वापस धकेलती है। लेकिन क्या हो जब हम रोशनी को रोके नहीं, बल्कि उसे किसी पारदर्शी चीज के आर पार जाने दें? और यहीं से हम प्रकाश के दूसरे सबसे अहम बर्ताव की तरफ मुड़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर लौटता नहीं, बल्कि तिरछा होकर दूसरे माध्यम में जाता है, तो वो अपनी दिशा बदल लेता है। आसान शब्दों में कहें तो वो मुड़ जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो प्रकृति के एक ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टि भ्रम जैसा लगता है। जैसे पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, या फिर पानी से भरे टैंक का तल असल गहराई से बहुत ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान गति से जुड़ा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी या कांच में, तो उसकी गति बदल जाती है। मतलब सघन माध्यम में वो धीमा हो जाता है। बिल्कुल, और ये गति का बदलना ही प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। स्रोत में इसे समझाने के लिए कांच के एक आयताकार स्लैब का उदाहरण दिया गया है, ग्लास स्लैब। जब प्रकाश हवा से उस कांच में तिरछा घुसता है, तो गति धीमी होने के कारण वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और जब कांच से वापस हवा में आता है, तब उसे फिर से खुली जगह मिल जाती है, गति बढ़ जाती है और वो अभिलंब से दूर हट जाता है। नोट्स में इसी जगह पर पार्श्विक विस्थापन का जिक्र है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसका मतलब है कि निर्गत किरण, यानी जो किरण बाहर निकली, वो आपतित किरण के समांतर होती है, बस थोड़ी खिसक जाती है। बिल्कुल सही। और प्रकाश को मोड़ने की इस ताकत को नापने के लिए स्नेल का नियम है। स्रोत में अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गहराई से चर्चा की गई है।
हाँ, ये एक संख्या है जो बताती है कि कोई माध्यम प्रकाश की गति को कितना धीमा कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। स्रोत में एक बहुत ही खास उदाहरण दिया गया है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। हीरे का उदाहरण? हाँ, नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो सर्वाधिक है। और ये बहुत बड़ा अहा मोमेंट है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होने का मतलब है कि वो प्रकाश को बहुत ज्यादा धीमा करता है और बहुत ज्यादा मोड़ देता है। तो क्या हीरे की उस जादुई चमक के पीछे यही विज्ञान है? पूरी तरह से। जब प्रकाश हीरे के अंदर प्रवेश करता है तो वो इतना मुड़ता है कि अंदर ही फंस जाता है। वो एक दीवार से दूसरी दीवार पर अंदर ही अंदर टकराता रहता है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं शायद। हाँ, इसी वजह से एक तराशा हुआ हीरा इतना जगमगाता है। खूबसूरती के पीछे का इतना गहरा विज्ञान। अपवर्तन के इस अद्भुत खेल को समझने के बाद अब ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि हमने इस नियम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया। और यही एंट्री होती है गोलीय लेंस की, स्फेरिकल लेंसेस। दर्पण के विपरीत यहाँ नियम थोड़े बदल जाते हैं। दर्पण प्रकाश को वापस फेंकता है, जबकि लेंस प्रकाश को अपने आर पार जाने देता है और उसे आकार देता है। बिल्कुल। और जैसे दर्पण 2 तरह के थे, लेंस भी मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है, ये अभिसारी या कन्वर्जिंग है। और अवतल लेंस यानी कॉन्केव किनारों पर मोटा होता है और ये अपसारी है। दर्पणों की तुलना में इनके काम करने का तरीका बिल्कुल उल्टा लगता है। अवतल दर्पण रोशनी को इकट्ठा करता था, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस रोशनी को इकट्ठा करता है। जैसे बचपन में उस मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करके कागज जलाते थे। बिल्कुल, वो उत्तल लेंस ही था। उत्तल लेंस अक्सर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, और इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी और कैमरा में होता है। सही कहा। और जो अवतल लेंस होता है वो सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसके पीछे का गणित यानी लेंस सूत्र दर्पण सूत्र से थोड़ा अलग है ना? हाँ, 1/v - 1/u = 1/f, और आवर्धन होता है v/u। और चिन्ह परिपाटी में उत्तल लेंस का f धनात्मक होता है और अवतल लेंस का f ऋणात्मक होता है। प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस की बात मुझे सीधे हमारी असल जिंदगी की एक बहुत ही आम चीज से जोड़ती है, चश्मे का नंबर। और ये हमारे स्रोत का आखिरी हिस्सा है, लेंस की क्षमता या पावर ऑफ अ लेंस। प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता। हाँ, जिसका सूत्र है P = 1/f, जहाँ f मीटर में है। और इसे डायोप्टर में नापते हैं ना? बिल्कुल, डायोप्टर या D। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो जब चश्मे का नंबर +2.0 D होता है तो वो D डायोप्टर है। और प्लस का मतलब है कि उत्तल लेंस लगा है। और अगर नंबर -2.5 D है तो अवतल लेंस की जरूरत है। ये कोई भी सीखने वाला तुरंत अपनी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। तो निष्कर्ष ये है कि परावर्तन का अर्थ है दर्पण द्वारा प्रकाश का वापस लौटना, और अपवर्तन का अर्थ है लेंस द्वारा प्रकाश का मुड़ना। सबसे खास बात जो नोट्स के अंत में है वो ये है कि हमारी आंखें भी एक प्राकृतिक उत्तल लेंस है। प्रकाश की यही नियम है जो हमें इस सुंदर संसार को देखने में सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अपनी इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत के तथ्यों पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाला विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। स्रोत में 2 बातें बताई गई हैं। पहली, हमारी आंख एक प्राकृतिक उत्तल लेंस है, और दूसरी, उत्तल लेंस अक्सर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। विज्ञान के हिसाब से दोनों बातें एकदम सच हैं। तो सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, अगर हमारी आंख एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी आंख के अंदर रेटिना पर इस पूरी दुनिया की जो तस्वीर बन रही है वो वास्तव में उल्टी है, अपसाइड डाउन। हाँ, हमारा दिमाग बिना हमें बताए हर पल उस उल्टी तस्वीर को सीधा कर रहा है ताकि हम दुनिया को सही देख सकें। ये वाकई कमाल की बात है ना? इस पर विचार कीजिएगा। भौतिक विज्ञान सच में हमारे अंदर और बाहर हर जगह है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।